आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो। आज जुमा है यानी कॉलर्स डे। नंबर्स आप स्क्रीन पे भी मसलसल देखेंगे, मैं भी आपको बता देता हूं। 021-3233-0927 एंड 29 एंड 30। हैदराबाद से हमारे पहले कॉलर हैं नजीबुर रहमान साहब। जी नजीब साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सर। वालेकुम सलाम सर। सर मैं तो सबसे पहले ये बताऊं मैं आपको कि कोरोना वैक्सीन फर्स्ट डोज सेकंड डोज मैंने, मेरे बीवी बच्चों ने, वो सब ने बहुओं ने लगवा ली। बहुत अच्छी बात। और नंबर 2 सर कि आपका बड़ी मुश्किल से चैनल ऑन करवाया तो हमारे साथ दूसरा नजला गिर गया कि लोड शेडिंग में फिर वही आपको देख नहीं सकता। लोड शेडिंग 10 से 11:45 बजे तक की है लोड शेडिंग, उसमें मैं आपको नहीं देख सकता कि आपने कैसे कपड़े पहने में, कैसे बाल बनाए में। नंबर 3 सर, मैं अब आपसे वही पुराना मसला हमारा जी जी अब तो हम आप हंसेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमारे साथ, क्यों हमारे साथ ये। अब तो ये कहने पे मजबूर हूँ मैं कि हमारे पाकिस्तान के जितने बड़े अदारे हैं वो क्यों खामोश हैं हमारे लिए, हम पीटीसीएल पेंशनरों के लिए। ये समझ से बाहर है कि सुप्रीम कोर्ट से जीत लिया, सेनेट से हमारे आर्डर हो गए, कायमा कमेटी से गए, वो फुल सेनेट में चले गए, वहां से भी आर्डर हो गए। क्या ये एतसाद दुबई वाले इतने ताकतवर है कि उसके आगे हमारे अदारे बेबस हैं? जी ये बस मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। और नंबर 4 के हमारे जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें क्यों नहीं हमारी आवाज को उठाते? ठीक है, बस एक दफा सिर्फ एक अखबार था आपने सिंध का जुर्रत, उसने जुर्रत दिखाते हुए मुसलसल 1 हफ्ते तक लगा रहा, उसका हर चीज बंद करवा दी उन्होंने, पर वो लड़ता रहा, आखिर वो भी जी खामोश बिल्कुल हो ठीक गया। बात है। जाहिर है कि अब तो नजीबुर रहमान साहब ना सिर्फ आप बल्कि इससे मुताल्लिक इतने कॉलर्स हैं कि अब हमें खुद ज़बानी याद हो गया है आपका मसला, और ये तक याद हो गया कि कौन से इदारे का केस किस अदालत में कितने साल से धक्के खा रहा है। तो इसमें एतसलात आपने कहा कि हमारे हर इदारे से ताकतवर है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वरना अब तक और कोई जवाब बंदा इस पे दे नहीं सकता। नहीं। और आप तो कह रहे थे कि किस अदालत में धक्के खा रही है, ये तो अदालत से निकल गई है केस, इस पे तो जजमेंट आ गई है। अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो फिर यही अब हम यही नतीजा है सर, क्या करें? अच्छा, और जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि मीडिया कवरेज का, तो भाई सीधी सीधी बात है, अगर हमें इश्तिहार मिल रहे हैं उस इदारे की तरफ से तो हम क्यों आपका मसला कवर करेंगे? आपस की बात है, किसी को बताइएगा नहीं। राजा जुल्फ़िकार साहब हैं क्वेटा से। जी अस्सलाम वालेकुम वसत साहब। भाई साहब ज़रा बोल रहा हूँ, वसत भी है। सर मैंने ये कहना था कि मैंने कोरोना वैक्सीन लगाई थी अपनी और अपनी अम्मी को, मैंने 30 मार्च को, और अम्मी को लगाई थी 19 मार्च को। फिर उसके बाद दूसरी डोज लगी हमें 1 महीने के 28 दिन के बाद, उन दिनों लग रही थी। साइनोफार्म लगाई थी, मैंने भी लगा ली, अम्मी ने भी लगा ली। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी जाके नादरा से अपना सर्टिफिकेट बनवा लेता हूँ। तो इन्होंने तो हमें एक कार्ड बना कर दिया था, यहाँ पे एक बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल है, वहां से हमने ये वैक्सीन लगवाई थी गवर्नमेंट के। तो जब मैं आज सुबह गया नादरा के दफ्तर, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने तो वैक्सीन ही नहीं लगाई। मैंने कहा मैंने तो लगा चुका हूँ। कहते हैं हमारे डेटा में आपका एंट्री नहीं है। अच्छा। तो फिर मैं वापस हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में MS साहब भी नहीं थे, और जो साहब वहाँ पे एंट्री कर रहे थे वो 4 के 6 उन्होंने लोगों की एंट्री की हुई थी पहले से। और जब मैं गया तो कहते हैं जी अभी बहुत रश हो गया, आप चले जाएं। तो ये सर इतना धोखा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें। हम वैक्सीन लगवा चुका हूँ मैं, उसके बावजूद। अच्छा, वैक्सीन आपने कब लगवाई थी? सर मैंने वैक्सीन जो लगाई, मैंने खुद को लगाई थी 30 मार्च को। अच्छा, दूसरा डोज। अच्छा। और दूसरी मैंने लगाई थी 20 तारीख चौथे महीने की। ओके, ठीक है। और वालदा की? अप्रैल में। वालदा की लगी थी सर 19 मार्च को, और दूसरी लगी थी 12 मतलब अप्रैल। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है डेटा में, इसलिए कि आमतौर से नादरा वाले ही कहते हैं कि जब आप वैक्सीन लगाएं उसके ठीक 1 हफ्ते बाद हमारे डेटा बैंक में आपकी डिटेल आ जाती है और आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट एंड जहां आपको वैक्सीन लगी है वहां कोई मसला है। अच्छा, दूसरी बात राजा साहब के इस तरह के कुछ
मतलब गिनती के कंप्लेंट्स आ रहे हैं। मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि नादरा आप गए थे, लेकिन अगर आप नादरा की वेबसाइट पर जाके भी एक दफ़ा, सॉरी वो जो बनाई हुई है वैक्सीनेशन की वेबसाइट नादरा वाली है जी, वहाँ से आप उसको भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक दफ़ा चेक कर लें, और उसके साथ साथ आप एक काम कर लें कि 1166 को एक दफ़ा कॉल करके भी ट्राई कर लें। कभी कभी होता है कि या तो उन्होंने सही डेटा आगे भेजा ना हो, या फिर नादरा के रिकॉर्ड में रिसीव ना हो। ये बहुत कम केसेस में हम इस तरह के केसेस हमने देखे हैं, और इंशाल्लाह कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं होगा। हाँ, और आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन जिस सेंटर से आपने लगवाई है वहाँ भले लाइन में लगना पड़े, लेकिन आप उनसे कहें कि जी ये मेरा कार्ड है, ये 2 वैक्सीन लगे हुए हैं, आपका स्टैंप और सिग्नेचर भी मौजूद है, ज़रा वेरीफाई करें कि ये डेटा नादरा तक क्यों नहीं पहुंचा। थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी। वेबसाइट भी ट्राई कर लें, फ़ोन नंबर भी ट्राई कर लें, और नादरा की वेबसाइट से आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट, जब ये सारा मामला आयरन आउट हो जाए। जी हसमुल साहब हैं, हसनल सचदेव सखर से। जी सर जी जी जरारपुर साहब क्या हाल है? खैरियत है? बिल्कुल खैरियत है माशाल्लाह। जनाब याला, ये जो लॉकडाउन लगता है इसका मतलब क्या होता है? दुकानें बंद कराना या पब्लिक को घर में बैठाना? दोनों। हाल ये होता है कि दुकानें जब बंद हो जाती हैं तो लोग दुकान के बाहर बैठ जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, उनसे जिनको खुलानी होती है उनसे बत्ता ले जाते हैं, बाकी लोग गलियों में बैठे होते हैं, कोई नाली पे, कोई दड़े पे, कोई कहाँ बैठा होता है। जी ऐसा ही है। मकसद तो ये होता है ना, पब्लिक को घर भेजना। दुकान बंद करना तो कोई मसला नहीं है ना, न कोई दुकान के अंदर कोरोना होती है। भाई दुकान बंद करना हो तो पब्लिक रोड पे क्यों है? तो क्या किया जाए, क्या किया जाए सर? अगर सर पब्लिक को भी थोड़ा सा डांटे ना। अगर पब्लिक रोड पर बैठी हुई है तो क्या करें? गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट कराना गवर्नमेंट का काम है ना। पुलिस उनको कहे तो कि जाओ भाई घर जाओ, डंडे मारे, क्या करे, आंसू गैस मारे, देखिए इम्प्लीमेंट करना। देखो यार ये बड़ा आसान है यार, लोगों को भी तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अगर बीमारी से बचना है तो लोगों को नहीं समझे तो पुलिस समझ दिखा दी अपनी, तो गोली चला दे। अच्छा, लोगों को दुनिया की हर बात की समझ है, बस इसकी समझ नहीं है। सर गोली नहीं चलती, उसको समझाना पड़ता है। उसको ये कि यार 1.5-2 साल से तो लोग समझा रहे हैं। अच्छा, आप डायरेक्ट पब्लिक को समझाने की कोशिश करें इस वक्त। आप चले यार, देखिए कभी कभी हमें भी जिम्मेदारी लेनी होती है। जब लोग बैठे होंगे रोड पर, आप जाके उनको समझाने की कोशिश करें, देखते हैं क्या बंद करवाने वाले जब खुलाने के पैसे लेंगे तो जिम्मेदारी किस पे आ जाएगी? ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, लेकिन देखिए कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है। और देखिए हुकूमत, पुलिस का आपको पता है, हुकूमत जितना करा सकती है वो कर रही है, लेकिन जिसको जान बचानी है वो खुद बचाए, सीधी सी बात है। और अपनी जान बचा रहे हो यार, किसी और की जान नहीं बचा रहे हैं। एक वक्त वेलकम बैक जी। और मैं अगले कॉलर हैं महमूद गफ्फार साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब? अब आपने क्या टीवी चलाया हुआ है? नहीं, मेरा टीवी तो मैं जरा बोल रहा हूँ सर। आपने कहाँ फोन किया है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने कहाँ फोन किया है सर? मैंने जनाब जरा हटके में फोन किया जी, तो हम ही बोल रहे हैं सर, और कौन होगा? अच्छा जी सर, महमूद गफ्फार बात कर रहा हूँ कराची में। और ये बहुत देर से मैं ट्राई कर रहा था, बड़ी मुश्किल से नंबर मिला है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं, बहुत सारे मसाइल हैं, किसके ऊपर सिर्फ एक मसले को उठा लें, कोई एक मसला, एक मेरी तरफ से, एक इनकी तरफ से, ठीक है? अच्छा चलें, ठीक है, शुक्रिया सर, बहुत आपने 2 मसले का टाइम दे दिया। और एक्चुअली मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ जी, और मैं छुट्टी पे आया था और फ्लाइटें बंद हो गई तो यहाँ फंस गया हूँ। सही है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है जी। तो इसमें सर 2 मुश्किलात है। एक तो बहुत सारे ममालिक जैसे मिडिल ईस्ट में, वहाँ के लोग खुद फ्लाइटें बंद कर देते हैं। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, वो इनकमिंग फ्लाइट बने, जैसे अभी दुबई वगैरह की। जी, इत्तेहाद ने बंद कर दिया। हमारी हुकूमत भी मेहरबानी करती है, यहाँ वो भी यहाँ से आउटगोइंग फ्लाइट बंद कर देती है जी। बात ये है कि सर जो मिडिल ईस्ट में लोग या दूसरे मुल्कों में काम कर रहे होते हैं, वो सारा साल आपको क्या कहते हैं, रेमिटेंस भेज रहे होते हैं, ठीक है ना। अब साल में नॉर्मली लोग 2 दफा ही आते हैं, ज्यादातर जो लोग हैं, या ईद में या बकरीद में, और इसी टाइम पे ये फ्लाइटें बंद कर देते हैं। लोग सारा साल प्लान करते हैं कि यार मैंने छुट्टियां इस हिसाब से प्लान करनी है, ईद में मुझे अपनी फैमिली के साथ जाना है। इस दफा दोनों दफा इन्होंने यही किया कि उसी वक्त उन्होंने फ्लाइटें बंद कर दी। तो ये जानबूझ के करते हैं भाई साहब, जानबूझ के करते हैं, ये 5000 का हो गया। ये जानबूझ के करते हैं।
अब ये तो जो पॉलिसी जो लोग बना रहे हैं उनको ये ख्याल करना नहीं, चाहिए लेकिन ना सर कि भाई- देखिए महमूद साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ और ये एक बहुत तकलीफदेह सिचुएशन है, मैं मानता हूँ। लेकिन देखें, अगेन हुकूमत कोई आपको सताने के लिए तो नहीं कर रही ना जी, और पॉलिसी जो बन रही है वो फिर कोरोना को देख के बन रही है ना। अब अगर फर्ज करें दुबई या सऊदी कहते हैं कि जी आपने नहीं आना या आप रेड लिस्ट पर हैं, अब इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका ये मसला है, बार बार कॉल्स हमें आती हैं, मैसेजेस आते हैं, जो चीन में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वो फंसे हुए हैं बेचारे 1.5-2 साल से, उनकी डिग्रियां ज़ाया हो रही है, टाइम ज़ाया हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रही यहाँ पे काम करें वहाँ पे जाएं क्या करें। तो बॉस मतलब पिछले 1.5-2 सालों से ना एक दुनिया में एक चीज़ आई हुई है, उसका नाम है कोरोना वायरस। अब ये ना हुकूमत पाकिस्तान की बात मानती है, जो बाइडेन उसको डांटता है वो उसकी बात नहीं मानती, शी जिनपिंग उसके सामने बेबस है, तो अब कुछ हो नहीं सकता सर जी। मैं तो ये कहूँगा कि आजकल के अगले जो 1.5-2 साल है ना, आप जहाँ अगर आप वापस चले गए, इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा जाने का, वापस ना आए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल ट्रैवल अगर बिल्कुल लाजमी नहीं है तो फंसने की बात है सर। जो लोग यूके और कनाडा भी जा रहे हैं यार, 3-3, 4-4 दिन अपने खर्चे पर होटल में रहना पड़ता है, कोई आसान काम है आपको? तो 4-4 दिन। अच्छा, कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन। कनाडा में 3 दिन है। चलो जितना भी है बहुत है, मतलब $1,000-2,000 तो निकल गया ना आपका। हाँ, तो कोशिश करें कि जहाँ रह रहे हैं वहाँ फिलहाल टिके रहें, अनलेस के बहुत ही नागुज़ीर हो बाहर निकलना। लेकिन इसमें हमारी हुकूमत की कोई गलती नहीं है सर, हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। ज़िया सिद्दीकी साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप लोग जनाब? जी बिल्कुल। अच्छा हजरत, दो पॉइंट थे एक्चुअली। एक तो ये था कि मुझे दरख्वास्त ये करनी थी, सुबह से शाम तक ये सारे जनाब पॉलिटिशियन और सारे मिनिस्टर ये मॉर्निंग शोज में और रात को इनकी शक्लें देख देख के हम लोग थक गए। ये ग्रीन लाइन बस जो है नॉर्थ कराची से लेके ये टावर तक इनका प्लान था, जो कि गुरु मंदिर तक तो तैयार है। ये बस क्यों नहीं लेके आ रहे? नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि मैं नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक N में रहता हूँ, मेरे घर के सामने हाइड्रेंट है जहाँ पर टैंकर के टैंकर जा रहे होते हैं। ये पानी हमारे एरियाज में नहीं आ रहा गुज़श्ता 8-10 साल से। जी बिल्कुल। ये मुर्तज़ा वहाब साहब एक प्रोग्राम में भी 1-2 दिन पहले बैठे हुए थे, उनसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं कि आप कचरा नहीं उठा रहे, पानी नहीं आ रहा। वो जवाब देने के बजाय ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन हार गए, उनकी क्या 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 हैसियत है। मतलब जरा आप लोग यार हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें? ये वो जवाब होता है सर जब आप जवाब देना नहीं चाहते ना कि यार तुम सॉरी कोई तवक्का होती है, कोई आपसे होप है ना, इसलिए तो आपको नहीं, तो हम क्या उन्हें मैं 15 मिनट से फोन होल्ड किया बैठा हूँ कि चलो अपना दर्द, चले आपने अपना दर्द का इजहार कर दिया, हम लोग ज्यादा यही कर सकते हैं कि आप लोगों को प्लेटफॉर्म दे दें ताकि मेरे यहाँ भी पानी नहीं आता। लेकिन आपकी बात वैसे नहीं, मुझे एक बात मैं कहूँगा ज़िया साहब, सॉरी, कि इस पर वैसे एक डिटेल्ड शो बनता है। अभी जैसे आप ये बात कर रहे हैं, ठीक है, टैंकर्स को भी तो कहीं से पानी आ रहा है ना यार, या नहीं आ रहा? तो वही पानी लाइन में क्यों नहीं आता? मतलब अगेन फ़हीम ज़मान को बैठाते हैं 2-3 गवर्नमेंट। आपको पता है हाइड्रेंट्स पे कितना कंट्रोल है? किसका कंट्रोल है हाइड्रेंट्स पे? किसका कंट्रोल है? हाँ वैसे पता है तो फिर प्रोग्राम कर लीजिए। हाँ, गुड पॉइंट। तो फिर मेरा ख्याल है कि मुस्तफ़ा कमाल और मुर्तज़ा वहाब को ही बुला लेते हैं। हाँ वही बता लें, वही बता दे तो बता दें। गफूर अब्बासी हैं रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वाई साहब जी सर, पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और मुबशर जैदी साहब को मैं मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। अब उनकी तबीयत माशाल्लाह बहुत बेहतर है जी, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे और सेहत अता करे। हाँ, ये सर मैं देखता हूँ आपका प्रोग्राम, देखता हूँ आप तीनों का प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं मीडिया के प्रोग्राम नहीं देखता। आपके प्रोग्राम देखने की वजह यह है कि एक तो आपका तरीका अंदाज एक अलग है और आप बहुत ही गहराई में बात करते हैं। एक तो आपकी बात जो है वो करने के लिए बंदे को चाहिए कि वो जहन से पूरी तरह जो है वो एक सेंसिबल बंदा हो। मैं देखता हूँ आपके प्रोग्राम में लोग अक्सर सवाल करते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। आज तक आप लोगों के से फायदा नहीं उठा सके कि आपसे जो सवाल करें। मिसाल मेरे अंदर ये एक सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। जी पाकिस्तानी कौम का एक शहरी होने के नाते में मेरा तल्लुक है, आज तक हमने अपनी हिस्ट्री से क्या सीखा, अपनी तारीख से क्या सीखा है? सर
जो कौमें अपनी तारीख को भुला देती हैं या उसको भुलाने की कोशिश करती हैं, तारीख उनको भुला देती है। ये तो बात सही है सर जी। पहले तो ये है कि हमारी तारीख जो है वो ऑब्जेक्टिवली ली नहीं गई। पहले तो तारीख लिखी जाए, फिर हम उसे पढ़ें, फिर शायद सीखने के या ना सीखने के बारे में सोचें। हमारी तारीख जो है अभी तक लिखी ही नहीं गई है। आयशा जलाल का शायद आपने नाम सुना हो, बहुत बड़ी हिस्टोरियन है। उनका ये कहना है कि हमने असल में ये किया है कि अपनी तारीख को नज़रिए से एक्सचेंज कर लिया है। अब जो नज़रिया है उसकी रोशनी में तारीख लिखी जाती है, तारीख की रोशनी में नज़रिया डेवलप करने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। तो जब तारीख ही नहीं होगी तो सीखेंगे क्या? और इसके साथ मैं बस एक चीज़ का इजाफा करूंगा ब्रेक लेने से पहले कि के अजीज़ साहब ने भी एक बहुत अच्छी किताब लिखी है बिल्कुल इसी मौजू पर, मर्डर ऑफ हिस्ट्री। बिल्कुल वही बात है जो आप कह रहे हैं। एक वक्फा लें। वेलकम बैक। समरीन मुर्तज़ा हैं इस्लामाबाद से। हेलो हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं समरीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी। सर, मैंने आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक अपना मसला उठाना चाह रही हूँ। मैं हूँ और मेरे साथ तकरीबन 45 और मेरे कोलीग्स हैं। हम लोगों को ऑलमोस्ट कोई 20 महीने हो गए हैं जब अपने ऑफिसेज में नहीं जाने दिया जा रहा। ओके, कौन से ऑफिसेज हैं ये? हम लोगों का ताल्लुक है इरा से, अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज थे उनको बहुत सारों को 1 डे नोटिस पे निकाला गया, तो जिसके नतीजे में तमाम एम्प्लॉयज ने प्रोटेस्ट किया था। 500 लोग थे। ठीक है, उसमें से इन्होंने जी FIR करवाई ये वो, और फिर इन्होंने बाकी सारे एम्प्लॉयज को ले गए अंदर। अभी हम सिर्फ 46 लोग बाहर रह गए, जिनमें एक मैं फीमेल हूँ और बाकी 45 मेल्स हैं। ओके। हमारे कोर्ट्स में भी केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, और कायमा कमेटी से भी डिसीजन आ गया है। जो हमारे एक्स चेयरमैन थे जनरल मोहम्मद अफजल साहब, उन्होंने कमिटमेंट की थी कि वो जाने से पहले हमें रीइंस्टेट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अभी दोबारा से फिर कायमा कमेटी की तरफ से उन्हें भेजा गया है लेटर, लेकिन ऑलमोस्ट कोई महीना होने वाला, उस पर किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने ये जो इनकी ऑनलाइन कंप्लेंट्स हैं उनमें भी किए हैं, हर जगह पे गए हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से वजीर आजम साहब से, जो कि हमारे एरा के चेयरमैन भी हैं जी, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि प्लीज हम 46 लोगों को रीइंस्टेट किया जाए। हमारा कोई जुर्म नहीं है, हमारे केसेस चल रहे हैं। हमने सिर्फ इतना कहा है कि जब रेगुलराइजेशन कमेटी ने हमें रेगुलर किया हुआ है तो इस डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? जायज सवाल है जी, बिल्कुल जायज सवाल है। उम्मीद है कि हमारे तवज्जुह से ये रेलेवेंट अथॉरिटीज़ तक पहुँचेगा, और यकीनन अगर 200 में से सिर्फ आप ही बच गए हैं और आपके साथ एक मतलब क्या कह सकते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन लिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर सारी चीज़ें हो भी गई हैं, डिसीजन ली भी गई है और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो ये तो नाकाबिले कबूल है कि आप ऐसे लोगों को फंसाए रखें फॉर नो रीज़न व्हाटसोएवर। सही। और एरा जैसा सरकारी इदारा, और एरा जैसा सरकारी इदारा फरीदा असलम हैं कराची से। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मैंने पहले भी आपके उस पे किया था। आई एम फरीदा असलम जी। मैं बहुत 20 दिन से हम बहुत शदीद तरीन अजियत में हैं। जी 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 जी। 10 तारीख को हम कराची पहुंचे थे। हमारी बिल्डिंग है B66 ब्लॉक L नॉर्थ नाजमाबाद कराची नॉर्थ में। ठीक है जी। स्कूल की बिल्डिंग है, गुज़िश्ता 50 साल से हमारी ही है और हमारी ही फैमिली की है, और मेरे बच्चों के नाम, लेडीज के नाम में। सही है।
और ये अभी इस वक्त खाली थी, हमारी बातचीत चल रही थी उसको रेंट पे या पार्टनरशिप पे या किसी यूनिवर्सिटी से हमारी एफिलिएशन चल रही थी कि बात कर रहे थे कि हम कराची पहुंचेंगे तो उनसे बात करेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ हमारे पास मुसलसल वो आ रही थी, जो लेना चाहते थे उनके पास आ रही थी हमारे पास कि आप आइए बातचीत के लिए, लेकिन हम यहाँ मौजूद नहीं थे। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुंचे हैं तो वो बाकायदा हमें उसकी तस्वीरें भेज रहे थे सब कि ये तो तोड़ दिया, गार्ड बैठा हुआ है, इसने ये निकाल दी, अब खिड़की निकाल दी, अब ये कब्जा कर लिया, अब मुसलसल हमारे पास, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। जैसे ही हम पहुंचे वहाँ पे और बाकी लोग भी आए देखने के लिए हमारे साथ, तो वो भी बेचारे सर पकड़ के बैठ गया। पूरी बिल्डिंग डिमोलिश कर दी। किसने डिमोलिश की है? B66 ब्लॉक L नॉर्थ। किसने डिमोलिश की है? कब्जा हो गया है, क्या हो गया? जी फरहान, क्या नाम है बेटा? फरहान बिल्डर्स हैं कोई, उनका नंबर भी है, उसने हमें फोन भी किया था और कहता है कि ये हमने खरीद ली है। किससे खरीदी? पूरा डिमोलिश कर दिया। किससे खरीदी? फरहान ने? किससे खरीदी जी। तो उसने बस वो कह रहा बस हमने खरीद ली। मैंने कहा तो आपने पेपर चेक किए? कहता हाँ बिल्कुल असली पेपर है और सब हमने अपने नाम करा लिए। मैंने कहा लेकिन आप जाके चेक कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं है। इतने में तो उसका प्लॉट की आधी कीमत से भी कम है ये। ठीक है, ये आप प्लीज चेक कर लीजिए, कहीं आपका नुकसान कर लेंगे। नहीं हमारी बड़ी हलाल की कमाई है। तो मैंने कहा बेटा हमारी भी हराम की कमाई नहीं है। हम स्कूल में यहाँ पे कुरान से लेके जब किसी को कहना पड़ता है ना कि हमारी हलाल की कमाई है, इसका मतलब है कि यूजुअली कोई ना कोई मसला होता है। तो अब क्या कर रही हैं आप? आपने FIR कटवाई? FIR उन्होंने नहीं काटी। कहते हैं असली पेपर लेके आए, हम कैसे जाने कि आप हैं। तो मैंने कहा असली पेपर सिर्फ कोर्ट में जाते हैं। आपको मैंने फोटो कॉपियाँ दिखाई और उनको मैंने असली चीज के भी दिखा दिए उन्होंने, फिर भी वो नहीं काटी उन्होंने फिर लेडीज वहाँ बैठी हुई थी कोई पुलिस वाली, उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिखे और उसको रिसीव करा लें। हमने वो करा ली। फिर हम DC सेंट्रल पे गए, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दी, वो रिसीव कराई, 15 दिन हो गए उसको। फिर उसके बाद हम लोग विफाकी मुतसिब के ऑफिस भी कराई हमने, उन्होंने भी रिसीव कर ली। वजीर आजम के पोर्टल पे हमने डाली, उन्होंने भी उसको आगे फॉरवर्ड टू कंसर्न्ड अथॉरिटीज फॉरवर्ड कर दिया। बिल्कुल। तो हम मुसलसल यही सब कर रहे हैं और बहुत हमारी तबीयत खराब होगी, बहुत ज्यादा परेशान है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई TV वाला किसी किस्म का कोई एक फोन तक किसी ने नहीं किया। हमने इसको उस पे भी डाला सब, ये जी जब इस तरह की, और जो आप कह रही हैं यकीनन आप सच कह रही होंगी कि आपकी ही जगह है और आपके पास सारे पेपर्स हैं। जब ये काम करते हैं इस तरह का तो थाने को और जो रेलेवेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्डिंग कंट्रोल को उनको हमेशा ऑन बोर्ड करके करते हैं। अब ये क्या होगा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा इस पर शोर मचाया, वो आपके साथ आएंगे, वो कहेंगे कि जी चलें थोड़े कम में हम सेटलमेंट कर लेते हैं। जैसे यूजुअली उनका तरीका यही होता है कि आपको इतना माफ करें ज़लील ख्वार करें, वरना कोर्ट में लटक जाता है। वो कहेंगे 20 साल 25 वो कहेंगे कि 20 साल 25 साल। असूलन पुलिस को इस पे FIR काटनी चाहिए, असूलन उनको जाके इन लोगों को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन बिल्डर्स हैं तो जाहिर है माल पानी आ गया होगा। लंबा माल पानी सर, लंबा माल पानी, हलाल की कमाई है उनकी, पता है ना आपको। ये वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। अगले कॉलर हैं फरहान असलम साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ज़रार साहब बात कर रहे हैं? जी ज़रार साहब, मैं वाकई आपका बहुत फैन हूँ। थैंक यू सर। आप माशाल्लाह बड़े लिटरेट और बड़ी आपकी नॉलेज है। मुझे एक छोटा सा सवाल था। जी सर। मुझे ये पूछना था कि पूरे पाकिस्तान में तरक्याती काम हो रहे हैं, आखिर हमारे सिंध ने क्या कसूर किया? सिंध पे कौन सा कर्ज है ऐसा जिसकी वजह से सिंध में, खास तौर पर कराची में कोई काम नहीं हो रहा और कोई उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाता? तो क्या हम ऐसे ही सिंध और कराची चलता रहेगा जैसे चल रहा है, क्या इस पर कोई तब्दीली आएगी कभी? वो 11 बिलियन का पैकेज था, हाँ, जिसमें सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट लड़ रहे थे कि जी 7 बिलियन हम दे रहे हैं और जो वो 3 बिलियन फेडरल दे रहा है, तो वो 7 बिलियन सिंध गवर्नमेंट के किधर है, कहाँ लगे? तो इस पर कोई मीडिया भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता। इट सीम्स लाइक कि जो है वो कोई ऐसी पॉलिसी है कि हमने सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोलना।
सर मेरा ख्याल है कि जितना सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ बोला जाता है तो मेरा ख्याल है मुश्किल ही है कि किसी और सूबाई गवर्नमेंट के खिलाफ बोला जाता है। जहाँ तक आपकी बात है तो यार कसम के खिलाफ बोला जाता है जी, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई चैनल नहीं बोलता। अच्छा, वंडर व्हाई। सर मैंने तो जितने चैनल देखे हैं तो काफ़ी लोग बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो मतलब मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि जहाँ तक जब से मैंने आंखें खोली हैं तो मेरा ख्याल है कि मैंने कोई दर्जनों पैकेजेस की अनाउंसमेंट तो सुनी होगी। कितनी पैकेजेस की आपने अनाउंसमेंट सुनी होगी? समहाउ वो कभी रिलेट नहीं करता ऑन द ग्राउंड। जहाँ तक सिंध की बात है यार तो 1122 का भी अभी हमने नहीं सुना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो दूर की बात, बाकी हर शहर में, पेशावर में BRT लग गई है, हमारे यहाँ ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। ग्रीन लाइन का हमने सुना था, कुछ नहीं बना। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स का सुना था, कुछ नहीं बना। अच्छा, बहुत लोग इसके अंदर आते हैं। DHA में मुझे याद है वो डिसैलिनेशन प्लांट, कुछ डिसैलिनेशन प्लांट, कुछ लोगों का कुछ बना, कुछ लोगों का कुछ बना, लेकिन प्रोजेक्ट्स का कुछ नहीं बना। लोगों का बहुत बना लेकिन प्रोजेक्ट्स का कुछ नहीं बना। क्या करें? हाय, फैसल मुजीब हैं कराची से। जी हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़रार साहब बात कर रहे हैं? जी मैं भी बात हर बंदा पूछ रहा है तो नहीं, तुम्हारे भी आपका भी नहीं, वो नहीं अभी बराबर चल रहा है सर, बराबर चल रहा है। और मुबशिर साहब के लिए मैं दुआ कहूँ, अल्लाह उनको जो है ना सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मुझे तो खैर पता नहीं था, आज इत्तेफाक से टीवी खोला तो आपका प्रोग्राम आ रहा था। जी जलता हो गया उन्हें। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन। आप बहुत बेहतर तबीयत है, मैं आपको ये बता दूं। जी सर, एक चीज सर मुझे ये बात करनी थी कि सर जब ये लॉकडाउन का फैसला लिया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, तो सर उनसे ये पूछें कि भाई आपके MNAs, MPs और सेक्रेटरीज और जितने भी आपका जो ऑफिशियल स्टाफ है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह 4x4 में घूमता है, लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि क्या कराची की 2.5 या 3 करोड़ की आबादी में सारे MPs और MNAs तो नहीं है ना? एक आम पब्लिक जो लोग हैं जो जॉब्स करते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर और उनके पास अपनी कन्वेंस नहीं है, तो वो आखिर मोबिलाइज कैसे करेंगे? सरकारी दफातर बंद कर रहे हैं इसीलिए वो। अल्हम्दुलिल्लाह तो सरकारी दफातर में वैसे ही कोई काम नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, सारा काम जो प्राइवेट सेक्टर वाले करते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर वाले जैसे मेरा 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है अपने ऑफिस से मेरे घर का, अब मैं ऑफिस जाऊंगा कैसे और आऊंगा कैसे? प्राइवेट सेक्टर में भी 50% अलाउड है, 50% अलाउड नहीं है। सर ये इम्प्लीमेंट कहाँ होता है, जरा ये मुझे बता दीजिए। फैसल भाई मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। आपको ऑफिस जाने और आने में कोई मुश्किलात का सामना नहीं होगा, आई डोंट थिंक। जहाँ तक मैंने अभी नोटिफिकेशन पढ़ी और मैं बहुत तफसील में नहीं पढ़ी, उसमें यह है कि 2 लोग गाड़ी में जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी हो। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा कि आप जहाँ भी जाएँ तो जो आपके पास उम्मीद है कि आपने वैक्सीन लगाई हो, जो आपका सर्टिफिकेट है वाला, वो बिल्कुल आप उसकी तरह जेब में रखें जैसे एक ज़माने में लोग निकाहनामा रखते थे, शनाख्ती कार्ड रखते थे। नहीं रखेंगे तो फिर भी आप निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इजाफी खर्चा होगा। आपने बात तो समझ रहे होंगे ना, कोई 500-1000 रुपए देने पड़ेंगे आपको, जो लोग आपको रोकेंगे। और वो भी सरकारी खजाने में ही जाता है, वो भी कौम पे ही लगता है, वो भी मतलब खजाने में जा रहे हैं, वो भी कौम के कुछ लोगों पे लगता है। वो भी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है अगर आपने इस तरह बात करनी है इकोनॉमिक। वो भी पाकिस्तानी। ये पॉइंट वाइंड अप कर, आप कर लेना सर, बात नहीं आप कर। अरे नहीं कर। चले आज के लिए इतना ही जी, अगले हफ्ते मिलते हैं। खुदा हाफिज़।